वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 4 नवंबर 2021 और 4 नवंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में 13 वर्षीय धीरज कुमार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? कंप्लीट जानकारी यहां से मैंने आपको दिया था और इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। और आपको यह ध्यान रखना बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना कि जो मैंने आपको एक प्रश्न बताया था पिछले वीडियो में, गलती यहाँ पर यह हुई थी, यहाँ पर 2022 होना चाहिए। एक्चुअली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 होना चाहिए, मैंने गलती से यहाँ पर 2020 आपको बताया था। तो इस चीज का यहाँ पर सुधार कर लीजिए। और एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखिए, पुनः आपको बता दूं, ये अभी घोषणा नहीं किया गया बल्कि ये पहल किया गया इन्हें ये सम्मान दिलाने की। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे और आपको बता दूं कि दिवाली के शुभ अवसर पर बीपीएससी मेकर ऐप पर सभी कोर्स पर आपको लगभग 50% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जितने भी कोर्स हमारे बीपीएससी मेकर ऐप पर क्रिएट हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो चाहे वो करंट अफेयर्स हो, तमाम कोर्स पर आपको यहाँ पर 50% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जल्दी से जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि 3 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर 2021 तक ये ऑफर वैलिड है। तो जो लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके वहां पर मेंबरशिप ले सकते हैं। और इस ऑफर पीरियड में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर 50% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारे पिछले टेस्ट सीरीज का जो मतलब टॉप रैंकर थे, यहाँ पर इस सूची को ऐड किया गया। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसे देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में औरंगाबाद जिला मुख्यालय स्थित आईएमए हॉल में पद साहित्य गीता द्रुत विलंबित एवं गद्य साहित्य कहानी अपनी अपनी का लोकार्पण हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर यह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धनंजय जयपुरी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तमाम चीजों को हम लोग एकदम से विस्तार से देख लेते हैं। तो आपको बता दूं कि हाल ही में औरंगाबाद जिला के मुख्यालय में स्थित आईएमए हॉल में 2 साहित्य का लोकार्पण हुआ। आपको ध्यान रखना जिसमें कि एक गद्य साहित्य था, दूसरा पद साहित्य था। तो ये चीज यहाँ से आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर आपको बता दूं कि गीता द्रुत विलंबित एवं कहानी अपनी अपनी ये दोनों साहित्य का नाम है और इसके जो लेखक है प्रसिद्ध कवि धनंजय जयपुरी हैं। तो ये जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। और इसी में बात करें अगले पॉइंट की, यहाँ पर चर्चा हम लोग करें औरंगाबाद की। तो औरंगाबाद जिला जो है मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और हाल ही में औरंगाबाद की एक छात्रा द्वारा सोलर विंडो का मॉडल तैयार किया गया था। और साथ ही साथ आप ये ध्यान रखें, हाल ही में औरंगाबाद में उच्च स्तर पर मैग्नीशियम चट्टान की खोज की गई थी। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न बिहार के सभी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अब यहाँ पर जो आप ये अंतिम पॉइंट देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है कि हाल ही में औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड को दूसरी बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आने वाले समय में, आने वाले एग्जाम में। अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में एनटीपीसी बाढ़ स्टेज 1 की पहली यूनिट ने 72 घंटे का ट्रायल रन ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। और इससे बिहार को कितने मेगावाट बिजली मिलेगी? यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 342 मेगावाट बिजली इसमें मतलब कि इस प्लांट से मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूं कि एनटीपीसी बाढ़ स्टेज 1 की पहली यूनिट ने हाल ही में 30 अक्टूबर 2021 को अपने 72 घंटे के ट्रायल रन ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में स्थित यह बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना की वर्तमान व्यावसायिक स्थापित क्षमता जो है ये 1320 मेगावाट है। और जिससे कि वर्तमान में 1198 मेगावाट बिजली की आपूर्ति बिहार को की जाती है। तो यहां से आपको यह ध्यान रखना है कि बाढ़ में जो थर्मल प्लांट स्थित है और इसकी जो क्षमता ये 1320 मेगावाट है, लेकिन वर्तमान में बिहार को कितनी मिलती है? तो 1198 मेगावाट बिजली की आपूर्ति बिहार को की जाती है। ये आंकड़े यहां से आप याद रखिए। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि स्टेज 1 की पहली यूनिट के वाणिज्यिक प्रचलन में, यहाँ पे देखिए प्रचालन लिखा गया बल्कि यहाँ पे प्रचलन होना चाहिए। तो स्टेज 1 की पहली यूनिट के वाणिज्यिक प्रचलन में आने के बाद बिहार राज्य की बिजली क्षमता में 342 मेगावाट की अतिरिक्त वृद्धि होगी। तो ये आपको यहाँ से याद रखना, यानी कि 1198 में 342 को जोड़ दीजिए। तो ये संबंधित जानकारी यहाँ से आपको याद रखना। ये पटना जिला में स्थित है ये बाढ़ थर्मल पावर प्लांट। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं एनटीपीसी की। तो एनटीपीसी के बारे में भी कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एनटीपीसी का अर्थ क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये इसका पूरा नाम है, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एनटीपीसी।
और जो इसकी स्थापना हुई थी ये वर्ष 1975 में किया गया था। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कंपनी एक्ट 1956 के तहत 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय ये नई दिल्ली में है तथा वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है ये हैं गुरदीप सिंह। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको एनटीपीसी से याद रखना है। जो भी प्रश्न बनेंगे यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में बेगूसराय के कौन सेना के एक जवान ने बिगुल बजाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि शंभू कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि बेगूसराय के निवासी शंभू कुमार जो कि सेना के एक जवान है, इन्होंने बिगुल बजाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। तो आपको यह ध्यान रखना कि बिहार के बेगूसराय जिले के निवासी हैं शंभू कुमार और ये सेना के एक जवान है जिन्होंने अभी हाल ही में बिगुल बजाने का रिकॉर्ड कायम करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द आ रहा है बिगुल। आई होप कि आप लोग बिगुल के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर आप लोग नहीं जानते तो कमेंट कीजिए, जरूर इसका रिप्लाई किया जाएगा। चलिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है कि बेगूसराय जिला मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है और कुछ दिनों पहले बेगूसराय की कांवर झील को देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया था और ये बिहार का पहला रामसर साइट भी है। तो ये पॉइंट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। कुछ दिनों पहले बेगूसराय की कांवर झील को देश का यानी कि भारत का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया था, लेकिन यहाँ पे इससे भी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि बिहार का पहला रामसर साइट है। और फिर साथ ही हमारा एक और पॉइंट है कि हाल ही में बेगूसराय में पेप्सी कंपनी 500 करोड़ की लागत से प्लांट स्थापित करने जा रही है। और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि राज्य सरकार द्वारा बेगूसराय के सिमरिया घाट को हरिद्वार एवं प्रयागराज के तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की गई है। ये तमाम जो फैक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी के सभी करंट अफेयर्स की श्रेणी में ही आते हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों को जब आप बेहतर बनाएंगे तभी आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे और आपकी एक सीट पक्की होगी। ये चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेगा। जिस प्रकार से मैं आपको चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एक वीडियो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 20 से 25 मिनट का वीडियो होता है, इसके पीछे की जो कहानी होती है लगभग 4 से 5 घंटे की होती है। कंटेंट तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए। ये सारे का सारा चीज़ें आप लोगों के लिए है, तो आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए। ये निसंदेह आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, जो लोग इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो रेगुलर फॉलो कीजिए और जो लोग पहली बार विजिट किए हैं तो इस सीरीज के सभी वीडियो को आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर के धनौरी वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नोएडा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि नोएडा में स्थित सबसे बड़े सारस केंद्र धनौरी वेटलैंड को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय धरोहर की सूची में शामिल किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में ये घोषणा हुई है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नोएडा। हमारा अगला पॉइंट है करीब 9 वर्ष पहले इस वेटलैंड की खोज की गई थी और धनौरी वेटलैंड में उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस की बड़ी संख्या पाई जाती है और हाल ही में नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान को स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर यह ध्यान रखिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि भारत की पहली पॉड टैक्सी नोएडा में चलाई गई है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से आप याद रखिए, ये वाला पॉइंट यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली पॉड टैक्सी जो चलाई गई है भारत के उत्तर प्रदेश के नोएडा में चलाई गई है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि व्यूइंग गैलरी का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोवा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि व्यूइंग गैलरी का निर्माण गोवा में किया जा रहा है और इसका निर्माण गोवा में ज्वारी नदी पर बन रहे पुल पर किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, गोवा में एक नदी है जिसका नाम है ज्वारी, तो इसी नदी पर बन रहे पुल पर इसका निर्माण किया जा रहा है जो कि पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा की राजधानी है पणजी जो कि मांडवी नदी के किनारे अवस्थित। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, गोवा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आपको ध्यान रखना है गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा को घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही साथ गोवा देश का पहला राज्य है जहां हर घर नल का जल पहुंच चुका है। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया है। कंप्लीट चीजें यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं कर सकते तो बीपीएससी मेकर ऐप पर जाकर के मेंबरशिप लेकर इसका पीडीएफ फाइल को आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न होगा 6वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तराखंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उत्तराखंड के देहरादून में स्थापित राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का वर्चुअली उद्घाटन किया है जो कि यह देश का 10वां इंटरनेट एक्सचेंज था। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना इंटरनेट एक्सचेंज क्या होता है, इससे क्या मदद मिलती है, इसका कार्य क्या है।
तो इस वाले पॉइंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इससे इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने व सुधारने में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि साथ ही यह भी घोषणा की है कि अगला इंटरनेट एक्सचेंज नैनीताल में शुरू किया जाएगा, जो कि उत्तराखंड में यह भी है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखें। कुछ और भी पॉइंट है इसी प्रश्न से रिलेटेड, उसे भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इंटरनेट एक्सचेंज देहरादून में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और अधिक सामग्री वितरण नेटवर्क के आवागमन को बढ़ावा देगा। और हमारा अगला पॉइंट है, आपसे जानते हैं उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का यानी कि उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से अनावरण उत्तराखंड में किया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और पॉइंट है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि 10 दिसंबर 2021 को नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये ओस्लो में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता 10 दिसंबर 2021 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित होने वाले समारोह में व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किए जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी, और यहीं पर 10 दिसंबर 2021 को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनके मतलब कि जो चुने गए लोग हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कोविड महामारी की वजह से लगातार दूसरे साल स्कॉट होम में दिए जाने वाले अन्य नोबेल पुरस्कार समारोह को रद्द कर दिया गया। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, एक कंडीशन है जो कि आपको याद रखना चाहिए, कभी भी ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें नोबेल शांति पुरस्कार की, तो ये प्रत्येक वर्ष नॉर्वे में दिया जाता है। नॉर्वे के ओस्लो में ये सम्मान समारोह आयोजित होता है, ये प्रत्येक वर्ष। और वहीं पे अन्य जो मतलब कि नोबेल पुरस्कार होते हैं अन्य श्रेणी के, वो स्कॉट होम में दिए जाते थे। सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं नोबेल शांति पुरस्कार की, तो ये स्कॉट होम के ओस्लो में दिया जाता था। कंप्लीट चीजों को यहाँ पे मैंने आगे भी लिखा है, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको बता दूं कि इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया रेसा और दमित्री मोराटोव को दिया जाएगा। और दोनों पत्रकारों ने फिलीपींस और रूस के नेताओं की भ्रष्टाचार और कुशासन का पर्दाफाश करते हुए अभिव्यक्ति की आजादी पर बल दिया था, और इसी आधार पर कि मतलब सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अब यहाँ पर इस वाले पॉइंट में देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस वाले पॉइंट में लिखा गया कि हर साल नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है, यानी कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रत्येक वर्ष ये शांति पुरस्कार दिया जाता है, तथा अन्य नोबेल पुरस्कार स्कॉट होम में दिया जाता था। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करें नॉर्वे की, तो नॉर्वे के बारे में कुछ चीजें हैं उसे जान लीजिए। तो नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, और हाल ही में जारी किए गए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 8वां प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत मजदूरों और उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस किया जाएगा, कैशलेस इलाज दिया जाएगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और हमारा अगला पॉइंट है, इस योजना के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु या फिर दिव्यांगता होने पर परिवार को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोनों पॉइंट यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। कभी हाल ही में इस योजना की जो शुरुआत की गई, जिसका नाम है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, और इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का कैश रहित मतलब कि बीमा कराया जाएगा प्रत्येक मजदूरों का, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी पंजीकृत मजदूर हैं राज्य के, उन्हीं को यहाँ पर इसका लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ परिवारजनों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो ये तमाम चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ पॉइंट है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ये आप सभी जानते हैं, और ये जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ, ये गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में ये है योगी आदित्यनाथ, जबकि राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत के पहले हेल्थ एटीएम की शुरुआत की गई थी। और उत्तर प्रदेश में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व को टाइगरों की संख्या दोगुनी करने के लिए T x 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये टाइगरों की संख्या यानी कि बाघों की संख्या को दोगुनी करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। और यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भारत का पहला मास्क एटीएम स्थापित किया गया था। और हाल ही में उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत जो भी है उत्तर प्रदेश के महोबा से की गई थी। इसकी जानकारी मैंने आपको डिटेल में दिया था। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के महोबा पान और काला नमक चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये भी जानकारी याद रखें। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत हुई है, तो आप यहाँ से ये भी ध्यान रखें, पहले चरण यानी कि 1.0 की जो शुरुआत हुई थी ये उत्तर प्रदेश से ही हुई है। यानी कि उज्ज्वला योजना के अभी जो वर्तमान में द्वितीय चरण चल रहा है, तो इसका दोनों चरण, पहला और दूसरा चरण, दोनों की जो शुरुआत हुई है ये उत्तर प्रदेश से ही हुई है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में कृषि मंत्री ने एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार आयोजित एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है और ये सेब उत्पादकों और अन्य हितधारकों को बेहतर मंच प्रदान करेगा। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है एप्पल फेस्टिवल की। और इसका फायदा किसको मिलेगा? उत्पादकों को मिलेगा और साथ ही साथ जो अन्य हितधारक हैं जिसको इसका फायदा होता है उसको और भी मतलब कि बेहतर तरीके से इसमें मंच उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनको और भी मुनाफा कमाने में सहूलियत होगी। तो अभी हाल ही में इसकी जो शुरुआत हुई है जम्मू कश्मीर में हुई है और आपको ये ध्यान रखना है इसकी जो शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और साथ ही साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सेब उत्पादन में जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर आप इस वाले पॉइंट में देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर लगभग 87% सेब का उत्पादन करता है। भारत में उत्पादित जितने भी सेब हैं उनमें से 87% उत्पादन जो करता है ये जम्मू कश्मीर करता है। तो ये आंकड़े वाले कुछ फैक्ट्स है, इसे आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ लगभग 30% आबादी सेब के आजीविका से ही जुड़ी हुई है। और यहाँ पे आपको बता दूं जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। ये पॉइंट याद रखिए। और साथ ही साथ हाल ही में झेलम नदी पर पहली लग्जरी बोट की शुरुआत की गई थी और हाल ही में जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया है। तमाम चीजें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सभी चीजों को यहाँ से आप लोग याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं 10वें प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है, किस संस्था ने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट जारी की है? अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी किया गया विश्व बैंक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में विश्व बैंक ने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण में 146 देशों के बीच धन सृजन और वितरण को मापा गया और इसमें 1995 से 2018 तक की अवधि को शामिल किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर यह ध्यान रखना कि विश्व बैंक में धन के मापन के लिए सकल घरेलू उत्पाद, मानव पूंजी, मानव उत्पादित पूंजी और प्राकृतिक पूंजी जैसे नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन को शामिल किए गए थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग की, तो वर्तमान समय में मुझे इसकी रैंकिंग बारे में पता नहीं है। जब भी मुझे कुछ जानकारी मिलती है तो जल्द ही मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे और आपको बता दूं इसी प्रश्न से रिलेटेड और भी कई सारे पॉइंट है, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार मानव पूंजी दुनिया भर में धन का सबसे बड़ा स्रोत है। धन का सबसे बड़ा स्रोत कहा गया मानव पूंजी को इस रिपोर्ट के अनुसार। और इस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण इस महत्वपूर्ण धन उत्पादक को प्रभावित करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, विश्व बैंक की चर्चा हो रही है तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी और इसका जो संचालन शुरू हुआ था ये 1945 से हुआ था। यानी कि इसका संचालन जो किया जा रहा है विश्व बैंक का, ये 1945 से किया जा रहा है और इसका जो मुख्यालय है ये अमेरिका वाशिंगटन डीसी में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। तो कंप्लीट जानकारी यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 11वां प्रश्न है कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विश्व शाकाहारी दिवस हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है और यह दिवस मनुष्यों और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए शाकाहार के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे हमारा अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में जारी किए गए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में केरल राज्य शीर्ष पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर हम इस सूची में बात करें दूसरे और तीसरे स्थान की, तो दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और हम छोटे राज्य की बात करें तो छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम ने पहला स्थान प्राप्त किया और साथ ही साथ केंद्र शासित श्रेणी में तो केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो कंप्लीट जानकारी यहाँ से आप इस प्रश्न से रिलेटेड याद रखिए। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और साथ ही साथ केरल के जो मुख्यमंत्री हैं ये है पिनरई विजयन तथा यहाँ के जो राज्यपाल है ये आरिफ मोहम्मद खान है। और आपको यहाँ पर एक पॉइंट और बता दूं कि हाल ही में केरल सरकार ने केरल में 1 स्कूल 1 IAS योजना की शुरुआत की थी, इस बारे में मैंने आपको बताया था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि पद्मशैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा भी हाल ही में केरल सरकार द्वारा की गई है और भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है। कंप्लीट जानकारी ऑलरेडी मैं आपको ये सब बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ रोजाना चैनल पे वीडियो जो आता है उसे देखिए और रेगुलर देखिए, इससे आपको फायदा जरूर होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस टाइगर रिजर्व में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है? कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप चाहे तो यहाँ पर विस्तृत चीजों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और हमारे करंट अफेयर्स प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ जो हमारे स्टडी मटेरियल है उसे प्राप्त करना चाहते हैं, BPSC मेकर ऐप को डाउनलोड करें और वहां से ऑफर का लाभ उठा के इसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।